जय हिंद साथियों। देखिए, हम मौलिक अधिकारों को अभी विस्तार से पढ़ रहे हैं और अब तक हम समानता के अधिकार जो 14 से 18 तक था उसको हम सिलसिलेवार पढ़ चुके हैं। आज हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे जो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक जाते हैं, परंतु ये इतना व्यापक है कि इसमें एक बार में एक ही आर्टिकल को कंप्लीट किया जा सकता है। तो आज हम जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं वो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत दी जाने वाली स्वतंत्रता। तो पहले अपन स्वतंत्रता का अधिकार देख रहे हैं, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। एक नज़र में आप 19 से 22 तक के अधिकारों को देखें तो आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। मतलब ये स्वतंत्रता, देखिए, मौलिक अधिकारों की संख्या भी 6 है और आर्टिकल 19 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताएं भी 6 हैं। तो इन दोनों में आप अंतर स्पष्ट करके रखिएगा। आर्टिकल 19 की जो 6 स्वतंत्रताएं हैं ये केवल और केवल आर्टिकल 19 में दी गई हैं, जबकि भाग 3 के जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं, वो अलग हो गए आपके। आर्टिकल 20 में दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधी आर्टिकल है। वहीं आर्टिकल 21 में जीवन जीने की और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का अधिकार दिया गया है। वहीं आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी और बंदीकरण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार दिया है। इन सबको हमें डिटेल में पढ़ना है, बट आज हम जिसको फोकस करेंगे वो है आर्टिकल 19। तो चलिए आर्टिकल 19 को अपन देखते हैं। आर्टिकल 19 जिसमें ये मूल अधिकारों से संबंधित है, 7 मौलिक रूप से स्वतंत्रताएं इसमें दी गई थी। 7 मौलिक स्वतंत्रताओं में से वर्तमान में अभी 6 मौलिक स्वतंत्रताएं बची हैं। तो जो 7वीं मौलिक स्वतंत्रता थी वो संपत्ति संबंधी अधिकार था, जो आर्टिकल 19(1)(f) के अंतर्गत दिया गया था, जिसे विलोपित करके आर्टिकल 300 का में रख दिया गया है। इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। तो अभी आपके जो आर्टिकल 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं हैं वो कौन कौन सी हैं उनको आप एक नज़र मान लीजिए, देखिएगा। 19(1)(a) याद रखना, ये आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत दिए। तो 19(1) में क्या दिया गया है? 19(1) में मूलभूत स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 19(1)(a) वाक स्वतंत्रता दी गई है। 19(1)(b) सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। 19(1)(c) ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। 19(1)(d) भारतवर्ष में अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। 19(1)(e) निवास करने की स्वतंत्रता भारत के किसी भी क्षेत्र में। 19(f) ये विलोपित है, वैसे संपत्ति का अधिकार था। और 19(1)(g) आजीविका वृत्ति या व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है। तो उस तरह से आर्टिकल 19 के तहत ये 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी। इसको याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है कि आप पहले बोलेंगे स्पीच करने के लिए आप सम्मेलन करेंगे, तो 1-2 हो गए। सम्मेलन करेंगे और आपकी बात उन्हें अच्छी लगी तो क्या बन जाएगा? आपका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो बोला, सम्मेलन किया, संगठन बना। अब संगठन बना तो उन्होंने कहा चलो अब अपने इस संगठन का प्रचार प्रसार करते हैं। तो पूरे भारतवर्ष में हम घूम सकते हैं, आबाद संचरण। और कोई जगह हमें अच्छी लगी, हेडक्वार्टर बनाएंगे, तो वहाँ पर निवास करने की स्वतंत्रता, हम निवास कर सकते हैं वहाँ पे। अब निवास करने के लिए ज़रूरी है कि संपत्ति खरीदी जाए। तो संपत्ति का अधिकार हालांकि विलोपित है, लेकिन आप याद रखना 19(1)(f) में है। और 19(g) में चूँकि अब आप निवास करने लगे हैं तो वही खाना पीना, रोटी दाल रोटी चलाने के लिए आपको वहाँ पर कोई ना कोई व्यवसाय या आजीविका चलानी पड़ेगी। तो देखिए, बोला, सम्मेलन किया, संगठन बनाया, संगठन लेके भारतवर्ष में कहीं भी गए, कोई जगह अच्छी लगी तो वहाँ निवास किया तो संपत्ति खरीदी और फिर उसके बाद में आजीविका चलाई। तो ऐसे करके आप बैक टू बैक आप उन पूरे जो स्वतंत्रता हैं उनको आप याद कर सकते हैं। अब इसके आगे अपन एक एक आर्टिकल को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19(1) की। 19(1)(a) इसके अंतर्गत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। काफ़ी व्यापक है ये, याद रखना। आर्टिकल 19(1)(a) जो है ना, यही लोकतंत्र को सफल बनाता है। एक लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि जहाँ पर
आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं तो वो लोकतंत्र किस काम का? लोकतंत्र तो फर्जी हो गया ना वो वहाँ पे। तो लोकतंत्र की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के लोगों को बोलने की कितनी स्वतंत्रता है। ये बोलने से तात्पर्य है सरकार और सरकार की नीतियों, दुर्नीतियों को के खिलाफ बोलने का आपको अधिकार होना चाहिए। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था के खिलाफ बोलने का अधिकार होना चाहिए, तभी तो लोकतंत्र सफल बनेगा, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने इसका विस्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आर्टिकल 19(1)(a) कितना व्यापक है और उसके अंतर्गत क्या कुछ शामिल है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। तो इसके अंतर्गत प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता आती है। न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड इंक्लूड द सोशल मीडिया, ये सारे के सारे मीडिया इसमें आ सकते हैं। ये मत भूलना आप, ये अपने को नहीं भूलना है कि आगे चलकर इन पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए जाएंगे, अर्थात तर्क के आधार पर इन आपकी स्वतंत्रताओं को सीमित भी किया जाएगा, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक होती है जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न हो, है ना। तो अभी आप देखें आर्टिकल 19 का जो विस्तार है 1(a) का, प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता। दूसरा है विचार अभिव्यक्ति, मत देने की स्वतंत्रता। मत मतलब जो आप वोट करते हैं वो भी आपकी एक अभिव्यक्ति है और उसकी भी आपको स्वतंत्रता है। विश्वास और अभियोग लगाने की स्वतंत्रता। भाई आपके साथ गलत हुआ है तो आप सरकार के विरुद्ध, सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध आप आरोप लगा सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है ना। चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सरकार बहुत पावरफुल होती है, बट यदि आपके साथ गलत हुआ है, सरकारी किसी मशीनरी या संस्था ने आपके साथ गलत किया है, तो आपको उसके विरुद्ध बोलने का अधिकार है, उस पर अभियोग लगाने का अधिकार है। विश्वास और अभियोग लगाने की। विज्ञापन, कोई भी वाणिज्यिक विज्ञापन देने की स्वतंत्रता। आप कोई व्यवसाय करते हैं परंतु वो लीगल व्यवसाय होना चाहिए, अगर तो उसका आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, आप पेपर में उसका नाम सर्कुलेट करवा सकते हैं। फ़ोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार। भाई फ़ोन टेपिंग आपकी बिना अनुमति के नहीं की जाएगी, क्योंकि ये निजता का मामला है और निजता का मामला आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, क्योंकि वह किसी के प्राणों का पर संकट भी हो सकता है, प्राणों की बात भी आ सकती है, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। परंतु फ़ोन टेपिंग के विरुद्ध आपको अधिकार है। आप वास्तव में 19, 21 ये सब आपस में गुथे हुए हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना पहला नहीं, मतलब वो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि एक दूसरे के विरोधी। तो आप फ़ोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार जो है ना, एक आर्टिकल 19 के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत लाया गया। सरकार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं होगा, मतलब जो सोशल मीडिया होता है इस पर गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं होगी कि वो जब चाहे तब इसे बंद करे या इस पर कोई प्रतिबंध लगाए, है ना। अभी इसके मैं आपको प्रतिबंध भी बताऊंगा जो युक्ति युक्त निर्बंधन है। बंद के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार। भाई कोई राजनीतिक, पॉलिटिकल या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शहर में, भारत में, राज्य में बंद का आह्वान किया जाता है या ज़बरदस्ती बंद कराया जाता है, तो इसके विरुद्ध आपको अधिकार है कि आप उस बंद का विरोध करें और अपनी दुकान, अपना व्यवसाय, अपना उसको खोल सकते हैं संस्थान को। तो बंद के विरुद्ध स्वतंत्रता है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई के विषय में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो सूचना का अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है जो आर्टिकल 19 में शामिल है, 21 में भी शामिल है। अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध अधिकार है। कोई भी गवर्नमेंट सरकार को किसी अखबार को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं कर सकती, यद्यपि सेंसरशिप लगाई जा सकती है। सेंसरशिप से तात्पर्य है कोई ऐसी टिप्पणी न की जाए जो समाज में नैतिकता या सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकती है, तो इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा प्रदर्शन विरोध करने का अधिकार है। यदि कोई अनियमितता है या आप अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके विरोध में आप प्रदर्शन कर सकते हैं। किसी अनियमितता के संदर्भ में प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे अभी दिल्ली की बॉर्डर पर
पंजाब के किसानों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, ये अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार कानूनी अधिकार नहीं है। इसके अलावा खेलों में भाग लेने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि खेल एक आपकी अभिव्यक्ति है, आपके हुनर की अभिव्यक्ति है, कला की अभिव्यक्ति है, देन आपको खेल में भाग लेने से कोई रोक नहीं सकता। 2004 में ध्वज को फहराना भी अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत लाया गया है कि आप अपने घरों पर, अपने संस्थान में राष्ट्रीय झंडा नेशनल डे के दिन आप फहरा सकते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन आप उनको फहरा सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि ये इतने सारे जो मैंने आपको पॉइंट रखे हैं, ये सब के सब आर्टिकल 19 के अंतर्गत हैं। याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में देते हुए इस बात को निश्चित किया है कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 एक दूसरे के पूरक हैं। आर्टिकल 21 का ही भाग आर्टिकल 19 है, तो इसे दोनों को पृथक करके नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक ही मानना चाहिए। इसके बाद इन पर प्रतिबंधों की बात करें, युक्त निर्बंधन की बात करें, तार्किक रूप से लगाए गए इस पर प्रतिबंधों की बात अपन करते हैं कि आपको इस पर प्रतिबंध कहाँ कहाँ लगाए गए हैं। देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध बोलने पर प्रतिबंध है। आप ऐसा कोई संभाषण नहीं कर सकते जिसके कारण देश की एकता और अखंडता विरुद्ध हो, एकता और अखंडता के विरुद्ध में हो। देश के अलगाव की बात नहीं कर सकते, पृथकतावादी बात नहीं कर सकते, समाज में फूट डालने की बात नहीं कर सकते, सांप्रदायिकता भड़काने वाली बात नहीं कर सकते। एक कॉमन सेंस है हमारे अंदर कि हम किन बातों पर ये सोच सकते हैं कि इस पर निश्चित रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है। तो एक अवमानना पर प्रतिबंध है, न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना से तात्पर्य है कि न्यायालय द्वारा दिए गए डिसीजन के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। न्यायालय, क्योंकि न्याय व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क लगता है, न्याय काफ़ी सोच विचार करके तमाम गवाहों और सबूतों को ध्यान में रख कर के न्याय किया जाता है। यदि आप न्यायपालिका पर चिन्ह लगाते, उसके फैसले को गलत बताते हैं, तो न्यायपालिका की अवमानना कहलाती है। इस तरह आप पर बोलने का अधिकार नहीं है। आदर्शों के विरुद्ध नहीं बोल सकते। देखिए, आदर्श, हमारी सामाजिक व्यवस्था आदर्शों पर टिकी है, नैतिकता पर टिकी है। नैतिकता के विरुद्ध अश्लील बातें या इस तरीके की कोई द्विअर्थी बातें आप सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते जिससे नैतिकता खतरे में आए। शिष्टाचार के विरुद्ध आप नहीं बोल सकते। और सेंसर या प्रकाशन, देखिए, ऐसा प्रतिबंध जो सरकार ने लगाया हुआ है किसी विशेष उद्देश्य से कि इसका प्रकाशन मीडिया में, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में नहीं किया जाना चाहिए, ये सेंसर है, तो उसके विरुद्ध प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया। अगर आपने ऐसा करते हैं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा सुरक्षा, ऐसी कोई बात जिससे देश की सुरक्षा संकट में आ जाए, देश की सुरक्षा खतरे में आ जाए, ऐसी बात भी आप नहीं कह सकते हैं। विदेशी मैत्रीपूर्ण संबंध खतरे में आ जाएं, हमारे किसी देश के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध है और आपके द्वारा दिए गए भाषण से दोनों देशों के बीच में जो मित्रता है उसमें खटास आ रही है, तो ऐसी बात आप नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा मानहानि की बात कहें कि आप किसी व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध आप नहीं बोल सकते। व्यक्ति की गरिमा उसके जीवन जीने का आधार होती है। मानहानि का मुकदमा इसलिए लगाया जाता है कि आपने हमारे मान, सम्मान, प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान उठाए हैं या आपने उसके विरुद्ध बोला है, ऐसा आपको अधिकार नहीं है। तो ये आर्टिकल 19(1)(a) था जो काफ़ी व्यापक था और आपने इसको पढ़ा। इसके बाद में हम अगले तरफ चलते हैं। आर्टिकल 19(1)(b), शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। भाई, आर्टिकल 19(1)(a) में देखा कि आप किसी के खिलाफ गालियां नहीं बक सकते, लेकिन ऐसी आर्टिकल 19(1)(b) की बात करें तो आप सम्मेलन तो कर सकते हो, परंतु उसमें ऐसा नहीं त्रिशूल लेके बैठे हो और आप AK-47 लेके बैठे हैं, भाई सम्मेलन चल रहा, सम्मेलन, ऐसा सम्मेलन नहीं माना जाएगा। ये सम्मेलन आतंकवादियों का सम्मेलन हो सकता है या उग्रवादियों का या सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले लोगों का सम्मेलन हो सकता है। निरायुध, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने की इजाज़त दी जाती है।
इस पर युक्ति युक्त निर्बंधन है। जहां शांति भंग होने का खतरा है उस स्थान पर सम्मेलन करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। और इसी तरह से जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध है। जहां पर सांप्रदायिक हिंसा का वातावरण है वहां पर आप जुलूस नहीं निकाल सकते। इसी तरह 19(1)(c) के अंतर्गत अपन देखते हैं इस सम्मेलन करने की स्वतंत्रता के बाद समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। भाई आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, तो उसके साथ संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है। भाई ये भी एक बहुत बड़ा अधिकार है, बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। जैसे मजदूरों की यूनियन होती है, ट्रेड यूनियंस होती हैं, ऑटो वालों की यूनियन, बसों वालों की, ट्रक वालों की, ऐसे करके आपकी यूनियन होती हैं ताकि आप संगठित होकर के अपनी समस्याएं या अपने समुदाय के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकें। इसके लिए बनाया जाता है संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। ये भी हमारे लोकतंत्र का एक रीढ़ होता है, क्योंकि जब तक संगठन नहीं होंगे तब तक राजनीतिक दल नहीं बनेंगे, तो फिर लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। इसलिए ये स्वतंत्रता वास्तव में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है, आप इसको ध्यान रखना। अपवाद क्या है? देश के विरुद्ध हो रही किसी कार्रवाई के विरुद्ध आप संगठन नहीं बना सकते। लाइक आप जो आपके आतंकी संगठन है ये इन पर प्रतिबंध होगा, जैसे लश्कर-ए-तैयबा या इस तरीके की जो विरोधी दल, विलोम दल होते हैं उनको। पुलिस बल 1966 का अधिनियम है, पुलिस बल अधिनियम के अंतर्गत पुलिस वालों को संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। 1966 के पुलिस बल अधिनियम के तहत सेना को संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। इसी तरह जो वैश्यवृत्ति करने वाले जो लोग हैं या उसमें संलग्न लोग हैं उनको भी संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। तो एक कॉमन सेंस से हम सोच सकते हैं कि किनको ये अधिकार नहीं होना चाहिए। तो पुलिस, आर्मी, वैश्याएं, देश के विरुद्ध आतंकी संगठन, इनको समुदाय बनाने की स्वतंत्रता नहीं होगी। चलिए, तो अपन 19(1)(c) तक पहुंच चुके हैं। अब अगला है 19(1)(d). भारत में सर्वत्र बिना किसी रुकावट के आने जाने की स्वतंत्रता। याद रखना, भारत में कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता। यहाँ पर आप देखें, भारत में मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक आप कहीं पर भी संचरण कर सकते हैं। ये अधिकार याद रखना गवर्नमेंट के विरुद्ध है, अर्थात गवर्नमेंट आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगी, परंतु ये प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है। मतलब किसी समुदाय जो कि आपके समुदाय से नफरत करता है, आप यदि उस समुदाय के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वो आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगा, तो ये मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा। आप याद रखना, ये अधिकार सरकार के विरुद्ध है और आम जनता को या निजी व्यक्ति के लिए ये अधिकार नहीं दिया गया है। ये विदेशियों को भी प्राप्त नहीं है, मतलब फॉरेनर कहीं पर भी नहीं घूम सकता, उसको इजाज़त लेके ही जाना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो घूमना फिरना है ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो देश के सीमाओं के भीतर आप कहीं भी घूम सकते हैं, या देश के आप बाहर जाने की बात कर रहे हैं, देश से बाहर जाने और लौटने की बात कर रहे हैं। तो ये जो अधिकार दिया गया है ये देश की सीमाओं के अंदर अधिकार दिया है, देश के बाहर जाने और आने के लिए ये अधिकार नहीं दिया गया है। अर्थात यदि आप आर्टिकल, ये जो देश के बाहर जाने की स्वतंत्रता, विदेश जाने का अधिकार है, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा गया है, ना कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा इस पर भी प्रतिबंध है, युक्ति युक्त निर्बंधन है सर्वत्र घूमने में। देखो, वैश्यावृत्ति में संलग्न व्यक्ति के विरुद्ध जो है ना ये प्रतिबंध है कि आप सभी जगह नहीं घूम सकते, क्योंकि इससे नैतिकता खतरे में आ सकती है। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्र, देखिए आदिवासी क्षेत्र एक विशिष्ट क्षेत्र है जो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ आइसोलेटेड क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जाने का प्रतिबंधित करती है गवर्नमेंट कि आप ऐसे क्षेत्रों में ना जाएं, है ना। तो आदिवासी, क्योंकि वो अपने कल्चर की रक्षा करते हैं वहाँ पे। सैन्य क्षेत्रों में भी जैसे कैंट एरिया होते हैं, कुछ सीक्रेट स्थान होते हैं, उन पर, वहाँ पर भी जाने से आपको रोक। ऐसा थोड़ी कि किसी भी क्षेत्र में मुंह उठा के आप चले गए।
है ना, कि अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, अब आप वहाँ पर गेट पर खड़े हो, भैया आर्टिकल 19 का हमारा डी का अधिकार है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, तो हमें अंदर जाने दो। तो ऐसा नहीं होगा। आपके कुछ सीक्रेट स्थान होते हैं, उन क्षेत्रों में जाने से आपको रोका जा सकता है। किसी के घर में भी आप प्रवेश नहीं कर सकते कि किसी के घर में भी घुस गया, भाई हमारी सर्वत्र घूमने की स्वतंत्रता है, तो कहीं बेडरूम में पहुंच गया। तो और रोगी व्यक्ति पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसी बीमारी है जो कि जिससे संक्रमण फैल सकता है, तो ऐसी बीमार व्यक्ति के पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कोविड में ये बहुत कुछ हुआ जिस पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो ये आर्टिकल 19 का हनन नहीं माना जा सकता। 1D हो गया। अब उसके बाद में हम चलते हैं ई 19(1)(e), भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। एक बात ध्यान रखना, आर्टिकल 19(1)(d) पढ़ा और ई पढ़ा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वे प्रतिबंध जो उसमें लगे हुए हैं डी में, वही ई में भी वही प्रतिबंध होंगे कि आप अनुसूचित प्रतिबंधित क्षेत्रों में रह नहीं सकते। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने अपना बंगलो बना लिया, मकान बना लिया और आप वहाँ पर रहने लगे। प्रतिबंधित क्षेत्रों में ना जाने की स्वतंत्रता है और ना ही वहाँ निवास करने की स्वतंत्रता है। और ख़तरनाक क्षेत्र जो आतंकवादी क्षेत्र, रेड क्लिफ जो डेंजर जोन है, उनमें आप नहीं जा सकते। आर्टिकल 370 के अंतर्गत कश्मीर में भी आपको रहने की इजाज़त नहीं थी, प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं था, परंतु 370 हटने के बाद में अब आप कश्मीर में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वहाँ पर निवास कर सकते हैं। तो याद रखना, डी और ई जो है ना वो क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। अब आर्टिकल 19(1)(f) ये विलोपित है। संपत्ति का अधिकार था, इस संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में भी है और आर्टिकल 19(f) में भी था कि आप संपत्ति खरीदने का अधिकार रखते हैं भारत में कहीं पर भी। परंतु जब जनता सरकार आई और उसने 44वां संविधान संशोधन किया मोरारजी देसाई के समय, तो 300 में अब इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मतलब न्यायालय में मामला अब भी पहुंचेगा, परंतु आर्टिकल 32 के अंतर्गत नहीं, आर्टिकल 226 के अंतर्गत नहीं, जिसके अंतर्गत केवल और केवल मौलिक अधिकार जा सकते हैं। हाँ, आर्टिकल 226 के अंतर्गत न केवल मौलिक अधिकार बल्कि कानूनी अधिकार भी जा सकते हैं, किंतु आप याद रखना कि 300 का अब एक कानूनी अधिकार है, ना कि एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा आर्टिकल 1G, कोई भी पेशा अपना सकते हैं, कोई व्यवसाय अपना सकते हैं, कोई आजीविका या वृत्ति आप अपना सकते हैं अपने जीवन यापन के लिए, परंतु ऐसा कोई व्यवसाय नहीं कर सकते जो कि देश के हित में ना हो या समाज को कष्ट पहुंचाने वाला या उसे नष्ट करने वाला हो। लाइक आपने कहा कि भाई हमारा तो ड्रग्स का धंधा चलता है या हमारे कट्टे वट्टे बिक जाते हैं, कट्टों का हम व्यवसाय करते हैं नंबर 2 में, तो ये गलत है। इस तरीके के व्यवसाय आप नहीं कर सकते। अब व्यवसाय आप करना जो लीगलाइज हो, कि आप भाई पान की दुकान खोल लें, आप चाट पकौड़ी की दुकान खोल लें, आप जो है ना टायर की दुकान खोल लें, ऐसे कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं, कोई वृत्ति अपना सकते हैं। सरकार किसी व्यवसाय विशेष को खोलने के लिए कुछ प्रतिबंध भी लगा सकती है। लाइक आप देखें कि कानून द्वारा योग्यता निर्धारित की जा सकती है। जैसे आपको हॉस्पिटल खोलना है, भाई हॉस्पिटल खोलने के लिए और उसको चलाने के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की ज़रूरत है। अब आपको आता जाता कुछ है नहीं, आपने कहा अब तो हमने हॉस्पिटल खोली और हम ही ऑपरेशन करेंगे, तो चाकू लेके पहुंच गए, तो सब्जी थोड़ी है काटने वाली। तो याद रखना, इसी तरह से मेडिकल स्टोर खोलने के लिए फार्मेसी का होना ज़रूरी है कि एक फार्मासिस्ट भी जो फार्मेसी की जिसने पढ़ाई करी है वही दवाइयों के विषय में जान सकता है। इसलिए ऐसे अन्य व्यवसाय भी हैं जिनमें किसी प्रकार की कानूनी योग्यता, कानून द्वारा एक योग्यता निर्धारित की जा सकती है। इसको आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। इसी तरह से गवर्नमेंट के अधीन दूसरा प्रतिबंध ये भी है, गवर्नमेंट के अधीन जो उद्योग चल रहे हैं, जो व्यवसाय चल रहे हैं, जो सेवाएं गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही हैं, उन सेवाओं को आप पर करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। जैसे पुलिस व्यवस्था है, भाई पुलिस की अपनी व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप अपनी निजी पुलिस इकट्ठी कर लें, निजी आर्मी इकट्ठी कर लें और हथियारों का प्रबंध कर लें। नहीं, आप जो सेवाएं गवर्नमेंट दे रही है वो सेवाएं आप नहीं कर सकते, है ना। तो इसी तरह से कई अन्य ऐसे उद्योग हैं जिनमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट उनको लाइसेंस दे सकती है, अथवा
कोई प्रतिबंधित क्षेत्र हैं जैसे रासायनिक उद्योग हैं या फिर एटॉमिक एनर्जी बनाने का मामला है, तो ये प्राइवेट तौर पर व्यक्ति इनको स्टार्ट नहीं कर सकता कि एक परमाणु भट्टी अपन ने भी लगा ली घर पे, तो ऐसा नहीं होगा। तो याद रखना कि ये 2 प्रतिबंध इस पर लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा लास्ट बात में छोटी सी बात है कि संवैधानिक जो मसौदा बना था, प्रारूप बना था, उसमें आर्टिकल 13 में आर्टिकल 19 की बातें थी। पॉइंट भी नोटेड, आर्टिकल 13 में आर्टिकल 19 की बातें थी। इस पर चर्चा हुई। 1 और 2 दिसंबर 1948 में इनमें पहली बार बहस हुई, प्रारूप पेश किया गया, जिसे 17 अक्टूबर के दिन 1949 के दिन संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। ये 2 बातें और आप एक्स्ट्रा याद रखिएगा। और आपको ये जानकारी आर्टिकल 19 पे मैंने समग्र रूप से दी है। ये आपकी जानकारी कैसी लगी ये कमेंट्स करके आप बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे जो अपडेटेड वीडियो हैं वो हर दिन मिल सके। आप हमें यदि सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।